इस व्यक्ति का नाम है रिंकू, जिसे दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस पर अपनी ही 14 वर्ष की बेटी का रेप करने का आरोप है। यानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, वो असल में एक रेपिस्ट निकला। इस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और यह एक ऐसा कड़ा कानून है जो नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न और उनका रेप करने वाले आरोपियों पर ही लगता है। और हमें यह भी पता चला है कि सत्येंद्र जैन को इस व्यक्ति के अपराध के बारे में पूरी जानकारी थी। यानी सत्येंद्र जैन ये जानते थे कि यह व्यक्ति एक बलात्कारी है और इसने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सेल में ज्यादातर समय इसी कैदी के साथ रहते थे और इस दौरान ये कैदी उन्हें मसाज देने के साथ साथ उनके दूसरे कामकाज भी किया करता था। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। एक कैदी जो कि बलात्कार के आरोप में वहां जेल में बंद है, वो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो सकता है और क्या यह कैदी फिजियोथेरेपी कर रहा है? आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनकर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि सत्येंद्र जैन शायद बड़े बीमार होंगे और वाकई उन्हें तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपी ही दी जा रही होगी, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। सच्चाई यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए बिना किसी जानकारी के लोगों से साफ साफ झूठ बोला है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल में बंद जब कोई कैदी फिजियोथेरेपी का सेशन लेता है तो इस दौरान उसे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। सत्येंद्र जैन थाईलैंड में नहीं बैठे, सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में एक कैदी हैं। उस कैदी को कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होती है और जेल प्रशासन से भी इसकी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है कि उन्हें किसी खास तरीके के इलाज की जरूरत है या उन्हें फिजियोथेरेपी चाहिए। तो जब कोर्ट इजाजत देता है कि इस कैदी को फिजियोथेरेपी दी जाए, जब जेल का प्रशासन इजाजत देता है, तब वो फिजियोथेरेपी दी जाती है। दूसरी बात, नियमों के तहत कभी किसी भी कैदी को उसके सेल में फिजियोथेरेपी नहीं दी जाती। तीसरी बात, अगर फिजियोथेरेपी दी भी जानी है तो जेल में ही अलग से एक दूसरे कमरे में इसकी व्यवस्था होती है। और सबसे अहम बात यह कि फिजियोथेरेपी का सेशन किसी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही किया जाता है, यानी कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट ही फिजियोथेरेपी देता है, ना कि कोई रेपिस्ट। यहां तो एक रेपिस्ट आपको दिख रहा है और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया गया है। वो कह रहे हैं ये मेडिकल थेरेपिस्ट है, तो ये आप अपने चेक करवा लो, खुद ही स्टेटमेंट दे दो कि इसकी मेडिकल थेरेपी डिग्री कहां से और उसमें कौन से सेक्शन में वो चार्ज है। आई थिंक द आम आदमी पार्टी को दे शुड डू सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। उनको देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। इनका सारे काम ऐसे ही है। जहां करते हैं शराब के ठेके में, उस एक्साइज पॉलिसी में क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ। अभी ये मेडिकल वो जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स चला रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या किया। कह रहे दुनिया के बेस्ट स्कूल्स चला रहे हैं, वहां पे हालत देखिए जाके आप। और मैं समझता हूं कि ये जो सत्येंद्र जैन या बाकी इनके जो लीडरशिप है विच इज इन द न्यूज, आई थिंक इट विल कम टू हॉन्ट देम। यहां आपको कहा गया, दिल्ली के मीडिया को कहा गया, मनीष सिसोदिया जी द्वारा या अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि साहब सत्येंद्र जैन बीमार है इसलिए ये उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। आज पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन बीमार नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी बीमार है। ये तस्वीर देखिए और इसको थोड़ा और विस्तार से बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखें आप और इसमें देखिए कि सिर की मालिश की जा रही है और आप समझ जाएंगे कि ये फिजियोथेरेपी तो कहीं से भी नहीं है। वो कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए इनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, लेकिन मालिश यहां पर हो रही है सिर की। जनरल बाजवा की पत्नी, जिनका नाम है आयशा अमजद, ये वर्ष 2015 में उनकी संपत्ति शून्य यानी
जीरो थी। 2015 में उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और खुद को वो एक हाउसवाइफ बताती थी जिसकी कोई आमदनी नहीं है। लेकिन बाद में जब 2016 में जनरल बाजवा पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने, तब उनके नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गईं और आज उनकी पत्नी के नाम पर जो कंपनियां चल रही हैं और जो संपत्तियां पाकिस्तान और विदेशों में उनके पास हैं, उनकी कुल कीमत 220 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी तरह जनरल बाजवा के बेटे साद बाजवा की 2 नवंबर 2018 को महनूर साबिर से शादी हुई। महनूर लाहौर की रहने वाली हैं और बड़ी बात यह है कि शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उनकी संपत्ति भी शून्य थी। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लेकिन 9 दिन के बाद जब उनकी शादी जनरल बाजवा के बेटे से हुई तो उनके नाम पर 8 से ज्यादा प्लॉट्स और जमीनें ट्रांसफर कर दी गईं और आज उनके पास भी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों में जनरल बाजवा के परिवार के सदस्यों के नाम पर कई संपत्तियां हैं और यहां उनका परिवार अलग अलग कंपनियों के नाम से व्यापार कर रहा है और आज जनरल बाजवा के परिवार के पास कुल मिलाकर 1270 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। लेकिन अब आप यह भी देखिए कि भारत की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के सेना प्रमुख में बुनियादी अंतर क्या है। तो यहां आप देखिए, क्या हमारे देश में यह संभव है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने जैसी लूट मचा रखी है, आप देखिए, तो दोनों देशों में बुनियादी अंतर क्या है? हमारे यहां तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा। पहला बुनियादी अंतर तो यह है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख वहां की सरकार और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी वजह से वहां सेना प्रमुख की कार्यशैली पर ना तो प्रधानमंत्री सवाल उठा सकता है, ना सरकार सवाल उठा सकती है। और यही कारण है कि जनरल बाजवा ने जमकर पैसा कमाया। और आप ये सोचिए, जनरल बाजवा तो अभी एक आर्मी चीफ हैं, इससे पहले के जो आर्मी चीफ होंगे उन्होंने भी इतना ही पैसा कमाया होगा। और इसके अलावा उनकी आर्मी में सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं, बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे भी अगर 1,500 करोड़ नहीं तो 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ तो कमाते ही होंगे। यानी ये सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं और रोकने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान की सेना वहां एक बिजनेस ग्रुप, एक बहुत बड़ी कंपनी या समझ लीजिए एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलती है, जिसमें सेना द्वारा वहां पर तेल भी बेचा जाता है और सेना ही वहां की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डीलर भी है। प्रॉपर्टी का काम भी सेना वहां पर करती है। यानी सेना वहां की एक बहुत बड़ी व्यवसायी बन चुकी है। वहां सेना बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कर उनमें घरों का निर्माण करती है और ऊंची कीमतों पर उन्हें बेचा जाता है। किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जब कोई ऑनलाइन रिव्यू लिखा जाता है या उस प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति द्वारा रेटिंग दी जाती है तो उसकी प्रामाणिकता के लिए, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वो रिव्यू है और रिव्यू सही है और रेटिंग सही है, इसके लिए कुछ मानक सरकार तय कर रही है। इनके तहत किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, जिसे आप ई कॉमर्स कंपनी भी कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति को रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के कस्टमर रिव्यूज को फिल्टर करेगा और उनके कंटेंट से कोई छेड़छाड़ होगी या कोई गलत जानकारी अगर उसमें होगी तो उसकी पहचान करके उसमें सुधार करेगा। यह व्यवस्था 25 नवंबर से लागू होगी और बड़ी बात यह है कि शुरुआत में इन कंपनियों को सरकार से यह पूरी छूट मिलेगी कि वो इन गाइडलाइंस का अपनी मर्जी से पालन करें, यानी ये इन कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन अगर ये कंपनियां स्वेच्छा से पालन नहीं करती तो सरकार इन गाइडलाइंस को इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य भी कर सकती है, जो कि हमें ऐसा लगता है अभी कि अनिवार्य ही करना पड़ेगा। स्वेच्छा से ये कंपनी आपको सच बताने वाली नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि इन नियमों के दायरों में ई कॉमर्स कंपनियों के साथ साथ फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, जहां पर ऑनलाइन फेक रिव्यूज की बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन प्रोडक्ट्स से जुड़े ग्रुप्स और पेजेस बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के पक्ष में रिव्यूज लिखने के लिए पैसा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है और अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस प्रोडक्ट के लिए एक शानदार रिव्यू लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसके बदले में आपको 200 रुपए तक मिल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में 5 नकली फेक रिव्यूज लिखे
तो उसकी एक दिन की आमदनी हो गई 1,000 रुपए और हर महीने की कमाई हो गई 30,000 रुपए ये नकली रिव्यूज लिखने की। आप अक्सर ऐसे विज्ञापन पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, जिनमें लोगों को घर बैठे 25 से 30,000 रुपए कमाने का ऑफर दिया जाता है। ये सभी काम इस तरह के होते हैं जिसमें लोगों से घर बैठे फेक रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है और ये वेबसाइट का एड्रेस है, आपको यहां जाकर एक फेक रिव्यू लिखना है और कहना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका है असली रिव्यूज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। अगर असली रिव्यूज आ रहे हैं और वो नेगेटिव हैं तो उन्हें समाप्त करना। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे खुश नहीं है तो वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ वेबसाइट पर सब कुछ सच सच लिख देता है और ये रिव्यू सच और कड़वा होगा। उस कंपनी के लिए नेगेटिव होगा, कंपनी का नुकसान होगा, उस प्रोडक्ट के लिए नुकसान होगा। इसलिए ऑनलाइन कंपनियां ऐसे एजेंट्स को रखते हैं जो दिन भर असली और खराब रिव्यूज लिखने वाले कस्टमर्स को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो अपना नेगेटिव रिव्यू हटा लेते हैं तो उन्हें कैश बैक दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा और उनके प्रोडक्ट को कंपनी मुफ्त में बदल कर भी देगी। हालांकि ऑनलाइन फेक रिव्यूज की ये दुकानें सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 12,40,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन खरीदारी होती है, जिसमें लोग फेक रिव्यूज और रेटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा एक स्टडी यह भी कहती है अगर किसी रेस्टोरेंट को किसी महीने में ऑनलाइन 1 पॉइंट की भी एक्स्ट्रा रेटिंग मिल जाती है तो इससे उस रेस्टोरेंट की आमदनी में हर महीने लगभग 5 से 9% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखते हैं, कितनी रेटिंग है इसकी, और अगर रेटिंग ज्यादा होती है, खाने की रेटिंग अच्छी होती है, तो वो वहां जाने का फैसला करते हैं। यानी फर्जी रेटिंग्स की मदद से रेस्टोरेंट्स का रेवेन्यू आसमान छूने लगता है, क्योंकि जब लोग इंटरनेट पर यह पढ़ते हैं कि फलानी जगह का खाना बहुत अच्छा है और वहां ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलती है, सर्विस अच्छी है, तो लोग ऑनलाइन भी वहां से फूड ऑर्डर करते हैं और वहां खाने के लिए भी जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लोग फेक रिव्यूज को फेक न्यूज से भी ज्यादा बड़ी समस्या मानते हैं। वहां एक सर्वे में 67% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन फेक रिव्यूज उनके साथ किया गया एक ऐसा धोखा है जिसके लिए कभी किसी को सजा नहीं मिलती, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। कुछ देशों में इसके खिलाफ सख्त कानून बन चुके हैं।